में आपने देख लिया था कि अगर आपके पास एक सॉलिड वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा है, तो उसके लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे, तो अगर एक्सिस से बाहर कैलकुलेट की जाए तो वो हॉलो के लिए और सॉलिड के लिए दोनों के लिए सेम आई थी। बी की वैल्यू आती है हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, और जे के टर्म्स में, करंट डेंसिटी के टर्म्स में हमने लिख लिया था म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाय 2x। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? वो था अंदर वाला, अगर x इज लेस देन r, यानी कि वायर के अंदर कोई पॉइंट अगर ले लिया जाए डिस्टेंस x पे और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो उसकी वैल्यू क्या आई थी? तो उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास म्यू नॉट जे एक्स बाय 2 करंट डेंसिटी के टर्म्स में। तो आप देख सकते हो x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्सिस से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है। हमने देखा था मैक्सिमम कहां पे हो जाती है? सरफेस में मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x के साथ डिक्रीज होती रहती है। ये सबको क्लियर है? तो हमें फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के ऊपर। सब लोग देखो पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द करंट डेंसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ solid wire is given as J is equal to J naught x. Find the magnetic field at distance r by 2 and 2r from the axis of the wire. समझ आया? आपको बताना है r by 2 डिस्टेंस और 2r डिस्टेंस एक्सिस से क्या होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। ट्राई करो सभी लोग, तो देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना लेता हूं और मान लेते हैं कि करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा। आपको करंट डेंसिटी दी गई है J, ये है J नॉट x, और x जहां पे डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि अंदर किसी पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और उसकी डिस्टेंस कितनी है? x है। ठीक है, तो मैंने x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब आप क्या करोगे? एक एम्पियर्स लूप कंसीडर करोगे इस तरह से। कितनी रेडियस का? x ही रेडियस का, क्योंकि P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, और उसके लिए हम लगा देंगे एम्पियर्स लॉ। तो लॉ क्या है? लॉ है हमारे पास साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, ये हो जाना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई एन। तो बी पूरे लूप के लिए कांस्टेंट आ गया किसी पॉइंट पे, तो बी बाहर इंटू 2 पाई एक्स, ये हो जाना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई एन। कितना करंट अंदर होगा? तो यहां का हमें टोटल करंट बताना है। अब अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट होती तो मैं सिंपली क्या कर देता? डेंसिटी इंटू इस छोटे सर्कल का एरिया, वो आपको बता देता कि कितना करंट इस येलो सर्कल के अंदर है। लेकिन आप देखोगे करंट डेंसिटी खुद ही फंक्शन है किसका? x का। मैं क्या करूंगा? मैं यहां से सेंटर से स्मॉल r दूरी पे जाके एक dr थिकनेस की रिंग कंसीडर कर लूंगा। समझ आ रहा है? इस तरह से। तो मैंने r दूरी पे जाके एक dr थिकनेस की क्या की है? रिंग अज्यूम की है। अब इस छोटी सी रिंग में कितना करंट होगा वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो छोटी सी रिंग में जो करंट आएगा डी आई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पे करंट की डेंसिटी इंटू इस रिंग का एरिया। रिंग का एरिया हो जाएगा रिंग की लेंथ यानी कि सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। तो लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर इंटू थिकनेस है डी आर। ये मुझे मिल गया डी आई, यानी छोटा सा करंट। आई क्या मिलेगा? वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ जे नॉट 2 पाई एक्स, पुट कर दोगे यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसे इंटीग्रेट करना है 0 से लेके x तक। तो ये आपको मिलेगा कितना? ये आ जाएगा जे नॉट 2 पाई एक्स क्यूब बाय 3। ये आ गया हमारे पास करंट इन। इसे पुट कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करोगे आपको क्या मिलेगा? b इंटू 2 पाई एक्स, ये क्या हो जाना चाहिए? म्यू नॉट इंटू आई इन कितना है? जे नॉट 2 पाई एक्स क्यूब बाय 3। यहां से b हमें मिल जाएगा म्यू नॉट जे नॉट एक्स स्क्वायर बाय 3, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू r बाई 2। r बाई 2 पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो b एट r बाई 2 कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा म्यू नॉट जे नॉट, x की जगह अगर r बाई 2 रखते हैं तो r स्क्वायर बाय 12। सेंटर से x दूरी पे जाके मैंने एक पहले तो लूप ले लिया था, एम्पियर्स लूप। उसके लिए मैंने लिख लिया b इंटू 2 पाई एक्स, ये होना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई एन। मुझे पता करना था कि इस येलो सर्कल के अंदर कितना टोटल करंट है। अब क्योंकि करंट डेंसिटी खुद x का फंक्शन है, तो मैंने सेंटर से x दूरी पे जाके एक, सेंटर से r दूरी पे जाके एक dr थिकनेस की छोटी सी रिंग कंसीडर कर ली।
उस रिंग में कितना करंट होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे जितनी भी करंट डेंसिटी है J इंटू उसका एरिया। तो रिंग का एरिया हो जाएगा लेंथ यानी कि 2πr इंटू थिकनेस जो कि है dr। इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके x तक, क्योंकि बाहर वाला जो करंट होगा वो अंदर तो फील्ड बनाएगा नहीं। J की वैल्यू पुट की मैंने J0x, तो ये R बेसिकली क्या है, x ही है, ठीक है ना। तो यहां मिल जाएगा हमें J0 2πx² इंटू dx। लिमिट 0 से लेके x तक लगाएंगे, x² का x³/3 आएगा, पुट करेंगे तो b इंटू 2πx μ0 J0 2πx³/3। 2π से 2π गया, x² बचा वहां पे, x को r/2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा μ0 J0 r²/12। कोई डाउट किसी को, कैसे निकाला? ठीक है। अब बात आ रही है कि आपको 2r दूरी पे इसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो अगर हमारा पॉइंट अब बाहर पहुंच चुका है और 2r दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो अब आप लूप जो कंसीडर करोगे वो कितनी रेडियस का कंसीडर करोगे? अब हम लूप जो कंसीडर करेंगे वो 2r रेडियस का कंसीडर करेंगे। तो ये होगा इस केस में हमारा एम्पियर्स लूप। समझ आ रही बात? तो उस पॉइंट के लिए अगर मैं लिखूं, देख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका वायर है, उसकी रेडियस r है, और यहां है आपका पॉइंट P जिसकी डिस्टेंस क्या है 2r है। तो आप जो एम्पियर्स लूप कंसीडर करोगे इस बार वो कितनी रेडियस का कंसीडर करने वाले हो? 2r रेडियस का ही कंसीडर करने वाले हो। तो उसमें तो इस वायर के अंदर जितना भी टोटल करंट है वो आने वाला है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए भी सेम मेथड होगा। आप यहां से x दूरी पे जाके एक dx थिकनेस की छोटी सी रिंग कंसीडर कर लो, उसका छोटा सा करंट लिख लो और उसे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। तो फिर से मैं लिख सकता हूं di की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी j इंटू 2π, अगर मैं x दूरी पे गया हूं, x इंटू dx। और इसी को मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? करंट सिर्फ कहां तक है? r तक है। समझ आ रही ना बात? तो 0 से लेके r तक आप इंटीग्रेट करोगे। तो i की वैल्यू यहां से मिलेगी हमें j इंटू 2π, वैल्यू पुट कर दो उसकी J0 इंटू 2π, यहां हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 0 से लेके r तक। i आपको मिल जाएगा J0 2π r³/3। तो ये है करंट जो कि एनक्लोज्ड है हमारे किससे? एम्पियर्स लूप से। अब मैं क्या करूंगा, इसी के लिए फॉर्मूला लगा दूंगा, साइक्लिक इंटीग्रल b.dl, ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए μ0 इंटू in, और in हम पहले से ही निकाल चुके हैं। तो b इंटू 2π r, तो रेडियस उसकी कितनी है? 2r, ये हो जाना चाहिए μ0, और in की वैल्यू ये रही J0 इंटू 2π r³/3। समझ आ रहा है? तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? μ0 J0 r²/6। समझ आया? बी पार्ट में देखो, तो बी पार्ट का जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम डील करते हैं किसके अंदर? कैविटी प्रॉब्लम्स के अंदर। अब कैविटी प्रॉब्लम्स हम पहले कर चुके हैं किसके अंदर? सेंटर ऑफ मास के अंदर आपने की है, फिर रोटेशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय आपने की है, फिर आपने ग्रेविटेशन में की है, फिर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की है। तो सभी में करने का मेथड सेम है, और वही चीज अब हम मैग्नेटिज्म में कर रहे हैं। तो अगर अब तक नहीं आई तो जीवन में आने भी नहीं वाली है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की एक कैविटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होता था, यहाँ पे करंट है। मान लो कि इस वायर के अंदर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, और कोई पॉइंट है P, वहां पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो ये करने का तरीका क्या हो जाता है, आप अपनी कैविटी को फिल करते हो किससे? +J और -J से, क्योंकि यहाँ करंट की बात हो रही है तो हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। हम अपनी कैविटी को फिल करेंगे +J से और -J से। फिर हम P पॉइंट पे, एक तो पूरा का पूरा वायर जो फॉर्म हुआ होगा, जब आप कैविटी को फिल कर दोगे +J से तो पूरा वायर फॉर्म हो जाएगा। इस पूरे वायर की वजह से आप लिखोगे कोई मैग्नेटिक फील्ड, प्लस जो छोटी सी कैविटी है उसको आपने भरा है किससे? -J से, क्योंकि वहां पे एक्चुअली कुछ नहीं था, तो एक बार आपको +J से भरना पड़ेगा, -J से भरना पड़ेगा। तो इस -J का मतलब क्या हो गया? बस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट। तो एक इसकी वजह से हमें लिखनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट हो जाए वही हो जाएगा P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बात समझ आ रही है? कैविटी वाली प्रॉब्लम में आप सिर्फ कैविटी को +J और -J से भर दो,
फिर आप जो पॉइंट है वहां पर दोनों एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख दो और उनका वेक्टर रिजल्टेंट कैलकुलेट कर दो। माइनस जे का मतलब क्या हो जाता है कि करंट की डायरेक्शन आपको ऑपोजिट करनी है। समझ आया? ट्राई करो सभी लोग, बी पार्ट का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप भरोगे अपने वायर को प्लस जे से। ठीक है ना, तो जब हम वायर को प्लस जे से भरेंगे तो एक कंप्लीट वायर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा। और यहाँ है आपका पॉइंट पी, जो कि यहां से कितनी दूरी पे है, r/2 दूरी पे। तो ये पॉइंट वायर के लिए अंदर लाई कर रहा है, तो हमें वायर का अंदर वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वायर का फॉर्मूला हो जाता है μ0 jx/2। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, B1 की जो वैल्यू होगी वो जाएगी μ0, करंट डेंसिटी J है, x यानी सेंटर से डिस्टेंस वो है r/2/2, यानी B1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, μ0 jr/4। बात करें डायरेक्शन की, तो I क्रॉस R आपको करना होता है। तो करंट अंदर की तरफ है तो थंब प्लेस कर दो अंदर की तरफ, और R इस पॉइंट की तरफ पोजीशन वेक्टर, तो I क्रॉस R आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मिलेगी आपको मैग्नेटिक फील्ड B1, इससे परपेंडिकुलर। तो मैं इसे माइनस जे कैप से लिख देता हूं। ठीक है, फिर आप फिल करोगे किससे, माइनस जे से। जब हम माइनस जे से फिल करेंगे तो हमें एक छोटा स्फीयर मिलेगा जिसकी रेडियस कितनी है, r/2 है, लेकिन इसमें करंट कहां फ्लो कर रहा होगा, बाहर की तरफ फ्लो कर रहा होगा। समझ आ रही बात? इसके लिए पॉइंट पी यहां लाई कर रहा है कुछ। हम देख सकते हैं कि हमारी कैविटी के सेंटर से पॉइंट पी की जो दूरी है वो कितनी है, तो वो हो गई r/2 + r/2 यानी कि r। अब इस कैविटी के लिए पॉइंट पी जो है बाहर लाई कर रहा है, तो आपको बाहर वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो B2 की जो वैल्यू हो जाएगी, बाहर वाले का फॉर्मूला हो जाता है μ0 jr²/2x, यानी μ0 jr², r होती है हमारे वायर की रेडियस, तो वो r/2 है, बाय 2 इंटू x, सेंटर से जो दूरी है, तो सेंटर से दूरी कितनी है। समझ आई बात? इसे अगर आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा B2 आपके पास μ0 jr/8। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, तो आप देखो करंट जो है बाहर की तरफ है I, और यह है पोजीशन वेक्टर R, I क्रॉस R ऊपर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से आएगी कुछ B2। ठीक है ना, या इसे मैं कह सकता हूं J कैप। तो नेट फील्ड क्या आने वाली है, दोनों का समीशन। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P हम बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, सिंपली B1 प्लस B2 का वेक्टर समीशन, यानी ये मुझे मिल जाएगा μ0 jr/4 माइनस μ0 jr/8, यानी कि इफेक्टिवली फील्ड जो बची P पॉइंट पे वो आपकी आ गई μ0 jr/8, और वो किधर आई है, नीचे की तरफ, यानी कि माइनस जे कैप। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना, तो ये आ गया आपका बी पार्ट का आंसर, μ0 jr/8 माइनस जे कैप। समझ आया? एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए पार्ट बताओ जरा क्या आंसर आएगा ए पार्ट का। तो देख लो, पी पॉइंट जो है वो बाहर है, वायर के लिए भी बाहर आ रहा है और कैविटी के लिए भी बाहर आ रहा है, तो दोनों में ही बाहर वाला फॉर्मूला यूज होगा। पहले प्लस जे से भर देते हैं, प्लस जे यूज करोगे पूरा वायर फॉर्म हो जाएगा, करंट अंदर की तरफ है, आर दूरी पे पॉइंट पी है आपका। तो B1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी μ0 jr²/2 इंटू एक्स, जो कि सेंटर से डिस्टेंस होती है, जो कि क्या है, r ही है हमारी। डायरेक्शन की बात करें तो I अंदर की तरफ थंब और क्रॉस R, तो वो किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है B1। तो ये आ गया आपका माइनस जे कैप। फिर मैं भर दूंगा किससे, माइनस जे से। माइनस जे यानी कि आपकी कैविटी में करंट की डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, रिवर्स। करंट डेंसिटी वही है जे। इसके सेंटर से कितनी दूरी पे पॉइंट P है, तो आप देख सकते हो इसके सेंटर से r/2 प्लस r, यानी कि 3r/2 दूरी पर है पॉइंट P। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी उसे मैं B2 बोल देता हूं। तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए भी पॉइंट P बाहर है, तो बाहर वाला फॉर्मूला यूज होगा, μ0 jr², हमारी कैविटी की रेडियस का स्क्वायर, बाय 2 इंटू एक्स, जो कि है 3r/2। डायरेक्शन की बात करें तो I जो थंब आपका ऊपर की तरफ है, I क्रॉस R, ये किधर आ जाएगा, इस तरह से कुछ B2। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, हमें समझ आ रहा है। तो नेट फील्ड जो मिलने वाली है B नेट,
ऑब्वियसली पूरे वायर की ज्यादा स्ट्रांग होगी तो इफेक्टिवली नीचे ही आने वाला है, या आप स्पेक्ट्रली भी ऐड कर सकते हो। वो हमें मिल जाएगा कितना, म्यू नॉट जे आर बाई 2 माइनस, ये हमें कितना मिल गया, ये मिल गया आपको म्यू नॉट जे आर बाय 12, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा कितना, 5 म्यू नॉट जे आर बाय 12 माइनस जे कैप। समझ आए? तो कैविटी वाली प्रॉब्लम्स में तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, काफी ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला था वैसे ही हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिज्म में। जो लोग भी थोड़े बहुत पढ़ाई पे ध्यान देते होंगे उन्हें याद आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि किसी स्फीयर के अंदर, किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर आपके पास एक कैविटी है तो उस कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, ठीक है ना। अपना टेस्ट भी कर सकते हो, मन में फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, तो कम ही लोगों को याद होगा, जिन्हें याद है समझ लो आपकी तैयारी अच्छी चल रही। तो उस कैविटी के अंदर जो फील्ड आती थी आपके पास रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आती थी, और ए जहां पे क्या होता था, ए होता था पोजीशन वेक्टर ऑफ कैविटी का सेंटर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ स्फीयर। और हमने ये भी देखा था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोजीशन वेक्टर यानी ए वेक्टर के अलोंग ही मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। तो सेम चीज अब हो रही है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। आप अगर देखो जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें एक केस मैंने लिया जब पॉइंट पी स्फीयर के भी बाहर है और कैविटी के भी बाहर है। उससे पहले मैंने क्वेश्चन लिया था जब पॉइंट पी स्फीयर के तो अंदर, सॉरी वायर के तो अंदर है लेकिन कैविटी के बाहर है। तो अब तीसरा केस अगर हो जाए यानी कि पॉइंट पी कैविटी के भी अंदर आ जाए तो फिर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि आपके पास ये एक वायर है जिसके अंदर की करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे आपकी कोई कैविटी है, ठीक है। करंट डेंसिटी मान सकते हैं हम जे है अंदर की तरफ। ये कैविटी का सेंटर है, कोई ओ डैश बोल देता हूं मैं, ये सेंटर है हमारे वायर का, बेसिकली एक्सिस है। और ये वेक्टर में डिफाइन कर देता हूं ए वेक्टर। यहां भी ए वेक्टर क्या बता रहा है, तो ए वेक्टर आपको बता रहा है सेंटर ऑफ कैविटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ वायर। ध्यान ये देना कि ये स्फीयर नहीं है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है किसका, वायर का। अब हमारा जो पॉइंट है पी वो यहां पे कुछ लाई कर रहा है कैविटी के अंदर, उसका पोजीशन वेक्टर सेंटर के रिस्पेक्ट में कुछ एक्स है और कैविटी के सेंटर के रिस्पेक्ट में कुछ वाई है। तो इस जनरल पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर इस डायग्राम को बाहर बना लूं यानी ओ डैश और पी, तो एक वेक्टर तो हमें ये पता है कि ये है आपका ए वेक्टर, एक आपको ये पता है ये है आपका एक्स वेक्टर, और एक आपको ये पता है ये आपका वाई वेक्टर, ठीक है। यहां मैं नाम दे देता हूं, इस एंगल को अल्फा, इस एंगल को बीटा, और इस पॉइंट की हाइट इससे हम कुछ मान लेते हैं परपेंडिकुलर एच। तो इस ट्राइंगल से देखो क्या क्या लिख सकते हो। इस ट्राइंगल से एक चीज तो आप लिख सकते हो कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा ये इक्वल होना चाहिए ए के। सबको समझ आया? इसका इधर कंपोनेंट इतना प्लस इतना, ये मिलके क्या हो जाएगा ए। दूसरा मैं लिख सकता हूं एक्स साइन अल्फा, ये इक्वल होना चाहिए वाई साइन बीटा, और ये इक्वल होना चाहिए एच के। जो अगर आपने हाइट मानी है ये एक्स साइन अल्फा और वाई साइन बीटा के इक्वल है। ये 2 रिलेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, अब फील्ड निकालने का तरीका तो आप जानते हो कैविटी वाले क्वेश्चन में, आपको अपनी कैविटी को प्लस रो और माइनस रो से भरना है, तो मैं वही चीज यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है ना। पहले मैं भर देता हूं मान लो प्लस रो से, प्लस जे से, ठीक है ना, और माइनस जे से, इस तरह मान लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है आपका पूरा वायर है, ठीक है ना। यहां आपका कैविटी है, थोड़ा डायग्राम सही, या मैं सिर्फ सेंटर शो कर देता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो ये पॉइंट पी है और ये है आपका ओ और ये है आपका ओ डैश। तो ओ डैश क्या है, कैविटी का सेंटर, समझ आ रहा होगा, और ओ जो है वो हमारे स्फीयर का सेंटर है। तो मैं करंट की डायरेक्शन शो कर देता हूं। प्लस जे से जब हम भरेंगे तो पूरा वायर बनेगा और उसमें करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, और जब माइनस जे से भरेंगे तो कैविटी बनेगी और कैविटी में करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। समझ आ रहा है ना? दोनों के लिए यानी वायर के लिए और कैविटी के लिए पॉइंट पी जो है वो अंदर वाला पॉइंट है।
यानी दोनों के लिए अंदर वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो ये हमें क्लियर हो चुका है मैग्नेटिक। अब देख लो, तो इसके लिए तो क्या हो गया, ये दूरी हमें पता है कितनी है, x है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी अगर हमसे ये पूछा जाए, तो देख सकते हो आप डायरेक्शन क्या आने वाली है, I क्रॉस R आपको करना है। तो I के लिए थंब तो हमारा इनटू द प्लेन हो गया और R वेक्टर इस तरफ हो गया, तो पाम किधर आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो B1 इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो मैं लिखूंगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगी आपकी B1, और ये एंगल क्या होना चाहिए, ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो I क्रॉस R से हमें मिला है। अच्छा, कैविटी की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड बोली जाए P पॉइंट पे, तो कैविटी के लिए I है ऊपर की तरफ और R वेक्टर है आपका इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है ना। उसे मैं दूसरे कलर से बना देता हूं जैसे, तो ये हो जाएगी आपकी B2 दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। तो B2 है कैविटी की वजह से और B1 है किसकी वजह से, पूरे वायर की वजह से, ठीक है ना। ये दूरी हमें बताई गई है A है, और बताया गया है कि ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। तो आप देख सकते हो अगर ये एंगल है अल्फा और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, इस तरह से अगर हम लाइंस ड्रॉ कर दें तो आप देख सकते हो ये 90 है, सॉरी ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, और क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होने वाला है तो ये एंगल आपको मिल जाता है कितना, अल्फा। यानी वर्टिकल लाइन से B1 जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। सिमिलरली वर्टिकल लाइन से B2 जो एंगल बना रहा होगा वो एंगल वो क्या बना रहा होगा, बीटा। तो यहां से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकाल के लिखें तो एक तो आपको यहां मिलेगा B1 का कंपोनेंट जो कि क्या हो जाएगा, B1 साइन अल्फा, ठीक है ना, और एक हमें मिलेगा कहां, नीचे की तरफ कंपोनेंट जो कि क्या हो जाएगा, B1 कॉस अल्फा। समझ आ रहा है सबको। B2 के कंपोनेंट्स लिखें तो यहां मिलेगा B2 का कंपोनेंट B2 साइन बीटा, और एक नीचे की तरफ मिलेगा क्या, B2 cos बीटा। तो हम देख सकते हैं कि x वाले कंपोनेंट्स तो सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं और y वाले कंपोनेंट्स ऐड होने वाले हैं, कैविटी के लिए और वायर के लिए भी, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं B1 की वैल्यू है कितनी, वायर की वजह से, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट जे आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे वायर की रेडियस आर स्क्वायर है, ठीक है ना, बाय 2x। ये हम कह सकते हैं, अंदर वाला फॉर्मूला, सॉरी गलत लगा दिया। B1 में क्या लिख सकता हूं, अंदर के लिए फॉर्मूला था म्यू नॉट जे एक्स बाय 2, क्योंकि इस बार पॉइंट P वायर के अंदर है तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू नॉट जे एक्स बाय 2। समझ आई बात। सिमिलरली B2 कैविटी की वजह से जो फील्ड आएगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू नॉट जे, इसके लिए भी अंदर है और यहां से दूरी कितनी है, यहां से दूरी है y, तो म्यू नॉट जे वाई बाय 2। तो अगर नेट फील्ड आप लिखो x में, बी नेट अगर x में लिखा जाए तो हम देख सकते हैं कि x डायरेक्शन में दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो आ जाएगा हमारे पास B1 साइन अल्फा माइनस B2 साइन बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, म्यू नॉट जे एक्स साइन अल्फा बाय 2 माइनस म्यू नॉट जे वाई साइन बीटा बाय 2। म्यू नॉट जे बाय 2 आप कॉमन ले लो इसमें से, यह आ जाएगा म्यू नॉट जे बाय 2 एक्स साइन अल्फा माइनस वाई साइन बीटा। अब तुम्हें कुछ याद आया होगा अचानक से, जीवन में जो हमने पहले ही निकाल लिया था क्या, कि एक्स साइन अल्फा ये इक्वल है वाई साइन बीटा के, तो जब आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे एक्स साइन अल्फा माइनस वाई साइन बीटा तो ये चीज कितनी आ जाएगी, 0। यानी एक्स डायरेक्शन में तो नेट फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। तो कोई जनरल एक्स वेक्टर और जनरल वाई वेक्टर कैविटी में रैंडम पॉइंट भी हमने लिया तो भी उसके लिए दोनों की ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई। अच्छा, वाई एक्सिस पे निकाल लूं मैं, अगर बी नेट अगर वाई में निकाला जाए तो वो आ जाएगा आपका B1 cos अल्फा प्लस B2 cos बीटा। दोनों को ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कहां आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, आप देख सकते हो। वैल्यूज पुट करोगे क्या आएगा, तो यहां मिलेगा म्यू नॉट जे एक्स बाय 2 कॉस अल्फा प्लस म्यू नॉट जे वाई कॉस बीटा बाय 2। म्यू नॉट जे बाय 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां मिलेगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा।
और ये भी हम पहले ही निकाल चुके हैं कि x cos अल्फा प्लस y cos बीटा, x cos अल्फा और y cos बीटा ऐड करने पे हमें कितना दे देता है a। तो आपका जो रिजल्ट यहां से मिल जाता है यही सिर्फ आपकी नेट फील्ड भी होने वाली है, तो नेट फील्ड हो जाती है म्यू नॉट जे ए बाय 2। समझ आया? तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, याद रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी आप देख भी सकते हो ये कैसी आ गई है, कांस्टेंट आ गई है। क्यों है कांस्टेंट? क्योंकि म्यू नॉट और 2 तो कांस्टेंट थे ही, करंट डेंसिटी भी हमने कांस्टेंट लिया, और ए वेक्टर ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ कैविटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ वायर, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। समझ आया? तो किसी भी कैविटी के अंदर, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आई थी। अंतर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहां जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, लेकिन यहां जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्या वो ए वेक्टर के अलॉन्ग है? नहीं। आप देख सकते हो कि ये अगर ए वेक्टर था हमारा, तो नेट फील्ड जो बची है वो हमारी किस में बची है, वाई में बची है। तो आपको याद क्या रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ए वेक्टर से हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी नेट फील्ड इनसाइड कैविटी। तो परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो सकती है। अब तुम कहोगे कि मान लो ये इस तरह से ए वेक्टर है, ये आपका ओ था, ये ओ डैश था, कुछ इस तरह का दिया हुआ है, तो ऊपर भी हो सकती है फील्ड और नीचे भी हो सकती है। तो वो हम किससे निकाल लेते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। आप बस ये देख लो कि ये जो वायर होता, जो आपका वायर था, ये कैविटी के सेंटर पे किस डायरेक्शन में फील्ड बनाता। तो अगर राइट हैंड पाम रूल से आप करोगे आई क्रॉस आर, तो आपको दिखता कि ये वायर इस कैविटी के सेंटर पे फील्ड बनाना चाहता है नीचे की तरफ। तो इस ए वेक्टर से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन में नेट फील्ड आपको क्या होगी, मिल जाएगी। समझ आ रही है बात? इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं कैसे, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉइंट पी कहां आपने लिया, उससे तो क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ए वेक्टर से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपका वायर है और उसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, और ये दो कैविटीज दी गई, एक कैविटी ये है और एक कैविटी ये है, ठीक है। इसके सेंटर को इसके सेंटर से जोड़ने से ये पोजीशन वेक्टर आता है और इसके लिए ये आता है। अब पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी कैविटी के अंदर, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, आई क्रॉस आर। इस कैविटी के लिए अगर मैं करूं तो आई क्रॉस आर किधर आया भाई, नीचे की तरफ आया। तो इस पूरी कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी, और इस वेक्टर से क्या, परपेंडिकुलर। सिमिलरली इस कैविटी के लिए बोला जाए तो आई क्रॉस आर किधर आया, कुछ इस तरफ आया, तो नेट फील्ड इस तरफ रहेगी और कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या सबको समझ आ रहा है? हाँ, डायरेक्शन आपको वायर के लिए हमेशा पूरी जिंदगी में राइट हैंड पाम रूल से ही निकालनी है, ठीक है। क्या क्लियर है सबको, क्या आप डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो? तो जब भी कैविटी में नेट फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो, याद रखना ए वेक्टर से परपेंडिकुलर रहने वाली है, और ऊपर या नीचे में से जब आपको चूज करना हो तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर लो। वैल्यू उसकी कांस्टेंट रहेगी म्यू नॉट जे ए बाय 2। समझ आए? इसके जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो हम करेंगे मैग्नेटिक फोर्स पढ़ने के बाद, ठीक है। पहले एक आध सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड्स एट ए एंड बी। तो आपको एक यूनिफॉर्म वायर दिया हुआ है जिसमें कि करंट डेंसिटी दी गई है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है। आपको बताना है कि जो पॉइंट ए लिया गया है और पॉइंट बी लिया गया है उन पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, बताओ जरा। तो देखो बी पे बताना तो बड़ा ही आसान है। बी पे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, अगर बोला जाए बी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट तो कैविटी के अंदर है, तो सिंपली क्या हो जाता है, म्यू नॉट जे ए वेक्टर यानी कि सेंटर्स के बीच की दूरी, जो कि क्या होगी, r/2/2। तो बी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास म्यू नॉट जे r/4। अब आपको निकालना है ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट के लिए फिर से हम क्या करते हैं, प्लस रो और माइनस रो से भर देते हैं। तो ए पॉइंट के लिए जब हम निकालेंगे तो आप प्लस जे से जब भरोगे,
तो पूरा वायर फॉर्म हो जाएगा और पॉइंट ए उसकी सरफेस पर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, आई क्रॉस आर अगर मैं करूं तो वो आएगी ऊपर की तरफ B1। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सरफेस के लिए हमें पता है म्यू नॉट जे आर बाय 2, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट जे आर बाय 2, और डायरेक्शन हमें पता है ऊपर की तरफ आ रही है। और B2 जो कैविटी की वजह से आपको निकालनी पड़ेगी, तो कैविटी यहां पर है जिसमें करंट बाहर की तरफ है, और यहां है आपका पॉइंट ए। ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है 3r/2। इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो I क्रॉस R करके B2 नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके लिए पॉइंट बाहर वाला पॉइंट है, तो बाहर के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाय 2x, वो फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। तो B2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर यानी कैविटी की रेडियस का स्क्वायर बाय 2 इंटू सेंटर से डिस्टेंस 3r/2। तो B2 आपको मिल गया ये, और डायरेक्शन किधर है -j। तो नेट फील्ड जो हो जाएगी, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। कितना आ जाएगा भाई, देख सकते हैं, वो आ जाएगा म्यू नॉट जे आर बाय 2 माइनस ये हमें मिल गया कितना, म्यू नॉट जे आर बाय 12। तो ये आपको मिल जाएगा 5 म्यू नॉट जे आर बाय 12। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट ए का मैग्नीट्यूड। आपको चाहिए था ए पे मैग्नीट्यूड जो है और बी पे मैग्नीट्यूड जो है उनका रेशियो। तो अगर रेशियो लेते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड एट ए बाय मैग्नेटिक फील्ड एट बी, तो उसके लिए हमें मिल जाएगा कितना, 5 म्यू नॉट जे आर बाय 12, और वो हमें मिला था कितना, म्यू नॉट जे आर बाय 4। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 5:3। जैसे बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा। तो फर्स्ट में एक आपको इन्फिनिटी लॉन्ग स्फीयर दिया गया है, उसमें एक कैविटी है, ठीक है, इस तरह की, और पॉइंट पी वहां पे रैंडमली कैविटी में चूज किया गया। आपको वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी पी पॉइंट पर, ठीक है, हो जाना चाहिए, सिंपल सा है। तो इनसाइड कैविटी का फॉर्मूला लगा दो, जो कि हो जाता है म्यू नॉट जे ए यानी कि सेंटर्स के बीच की दूरी। तो आप देख सकते हो सेंटर के बीच की दूरी हो जाएगी r माइनस r बाय 3 यानी कि 2r/3/2, यानी मिल गया हमें म्यू नॉट जे आर बाय 3। डायरेक्शन की बात की जाए तो I जो है वो आपका अंदर की तरफ है और R वेक्टर कुछ इस तरह से है, तो I क्रॉस R ये किधर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरफ, तो वो है आपका -I कैप। समझ आया। तो अब सोलेनॉइड किसे बोला जाता है। सोलेनॉइड बेसिकली इससे पहले हमने देखा है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे पास रियोस्टैट होता है, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, एक तरह का सोलेनॉइड होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सोलेनॉइड को जनरली हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर रीजन में क्रिएट करने के लिए। उसका यूज क्या है वो सब हम EMI में देखेंगे, पर अभी ये समझ लो कि आपको एक सर्कुलर रीजन के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए आप सोलेनॉइड यूज करते हो। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं उनमें भी हम सोलेनॉइड का यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली सोलेनॉइड क्या है, आपके पास कोई भी सिलेंड्रिकल कोर हो सकती है, ठीक है ना, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कोर है या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, और उसके ऊपर अगर हम वायर्स को काफी टाइटली वाइंड कर दें इस तरह से काफी सारे टर्न्स के साथ, और एक तरफ से आप उसमें क्या करो, करंट को सप्लाई करो, तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं यानी यहां से देखने पे जो दिखेगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, एक के पीछे एक ऐसे कई सारे लूप्स होंगे। तो करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है सारे लूप्स के अंदर, और हमें पता है कि कोई भी सर्कुलर लूप क्या करता है, अपने एक्सिस के ऊपर बेसिकली अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसका मेथड भी हम सीख चुके थे राइट हैंड रूल से, ठीक है ना, जो कि किस तरह से आ जाता है, आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे अगर इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब आपका आ जाएगा इनटू द प्लेन। तो क्योंकि हर एक लूप जो कि करंट का है, जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो आप ये कह सकते हो कि हर लूप ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की होगी, और इफेक्टिवली सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने लग जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ आ रहा है आपको।
तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, बस आपने क्या किया है, टाइटली वाइंड किया है एक कंडक्टिंग वायर को, एक करंट कैरिंग वायर को ऑन अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, ये क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर लेता है, और इसके अंदर, इसके बीचों बीच हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, काफी हाई होगी। ये हमें पता भी था, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे लूप अपने सेंटर पे ही सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ा होगा या बचपन में खराब किया होगा, तो इस तरह का आपको दिखेगा छोटा सा सर्किट का पार्ट। तो ये क्या होता है, केसिंग के अंदर बेसिकली सोलेनॉइड होता है। ठीक है, तो अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग यूजेस के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ। अब एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किसी भी सोलेनॉइड के लिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप पर यूनिट लेंथ दे दोगे, यानी एक यूनिट लेंथ में जितने ज्यादा टर्न्स वायर के होंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका सोलेनॉइड क्रिएट कर रहा होगा। क्या सबको बात समझ आ रही है? अगर आपने बहुत कम टर्न्स दिए हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, वो कैसी प्रोड्यूस करेगा, काफी कम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, तो जनरली जब भी सोलेनॉइड का क्वेश्चन हमें दिया जाता है, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें बता दिए जाते हैं। ठीक है, जिनके बीच में हम एक रिलेशन समझ सकते हैं, क्या n है अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और L है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो आप स्मॉल n को लिख सकते हो कैपिटल N बाय L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में कैपिटल N दिया जाता है और कई बार स्मॉल n दिया जाता है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अब बात आती है कि सोलेनॉइड की एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा, तो उसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सोलेनॉइड को कट कर दूंगा हाफ पोर्शन में। ठीक है ना, इस तरह से अगर मैं सोलेनॉइड को कट कर दूं, आप करंट की डायरेक्शन देखो पहले। तो करंट मान लो कि ऐसे फ्लो कर रहा है हर एक वायर में, तो कुछ इस तरह से घूम रहा है करंट, तो हम कह सकते हैं कि यहां वाले पॉइंट्स पे तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और यहां से वो निकल के बाहर आ रहा है, और इस तरह से घूम के वापस से अंदर जा रहा होगा। समझ आ रहा है? तो अगर मैं इस सोलेनॉइड को कट कर दूंगा हाफ में, क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर इसका बनाऊं मैं, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है ना, जहां ये हो गई उसकी एक्सिस, करंट यहां से बाहर आ रहा है, और यहां से वो क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है। समझ आ रही है बात? मान लेते हैं कि सोलेनॉइड की जो रेडियस है वो r है, और l उसकी कुछ लेंथ है। ठीक है, कोई पॉइंट p ले लिया है मैंने एक्सिस पर, और इस पॉइंट p पे मैं निकालना चाहता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बना रहा होगा सोलेनॉइड। तो हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड के एक एंड को पहले कनेक्ट कर देते हैं पॉइंट P से। मान लो इस एंड को जब आपने कनेक्ट किया, स्टार्टिंग एंड को, तो कोई एंगल बना एक्सिस से θ1। ठीक है, मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंगल लूंगा। कट हमने वर्टिकल प्लेन में किया है बेटा, समझने की कोशिश करो। करंट ऐसे लेके आ रहा था वो, इस तरह से, तो आप कैसे काटोगे? अगर आप ऐसे काट दोगे उसे, सिलेंडर को, तो आधा सिलेंडर टाइप नहीं दिखेगा, तो उसमें करंट ऐसे निकलता हुआ दिख रहा होगा और यहां से घुसता हुआ दिख रहा होगा। तो इस एंड को कनेक्ट किया तो एंगल बना θ1, और फिर दूसरा जो बाकी एंड था उसे मैंने कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव से एंगल मेजर करूंगा, ये एंगल बनाए कुछ θ2। ठीक है, ये हमें पता है। ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कितना बड़ा आपका सोलेनॉइड है, उस पर θ1 और θ2 डिपेंड करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ये तो हम समझ रहे हैं कि ये सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है ढेर सारे लूप्स का। कई सारे लूप्स हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है, और सभी अपनी एक्सिस पे कुछ ना कुछ फील्ड बना रहे होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से किसी एंगल थीटा पे जाके डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर कर लूंगा, तो कुछ इस तरह का आ जाएगा एलिमेंट। समझ आ रहा है? तो इस एलिमेंट के अंदर कुछ लूप्स आए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरी लेंथ में लूप्स डिवाइडेड हैं, इस तरह से कई सारे लूप्स हैं। ठीक है, तो P पॉइंट से आगे बढ़ के कितना, x दूरी पे आगे बढ़ के मैंने dx थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली, और वो स्ट्रिप जो है वो x एक्सिस से कोई एंगल थीटा बना रही होगी, और d थीटा उसकी थिकनेस बना रही है। ठीक है ना,
तो आप ये भी कह सकते हो कि आपको पता है n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इतनी लेंथ के अंदर कितने टर्न आ गए होंगे वो हम बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो आ जाएंगे आपके एलिमेंट में वो आ जाएंगे n इंटू डी एक्स। स्मॉल n जहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ आए? अब बस मैं क्या करूंगा, यहां पे एक रिंग कंसिडर करके, क्योंकि कई सारे लूप्स हैं, तो किसी भी एक लूप को कंसिडर करके जिसमें कि करंट I फ्लो कर रहा है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिख दूं। तो dB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो आपको पता था कि कोई लूप है अगर और उसमें n टर्न्स हैं तो अपनी एक्सिस पे वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसका फॉर्मूला हम देख चुके थे, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसका फॉर्मूला आता है हमारे पास म्यू नॉट I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स जो कि हमारे n dx है, इंटू आर स्क्वायर जो कि आपकी रेडियस ऑफ लूप होती है, बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेंटर की दूरी पॉइंट P से, की पावर 3/2। समझ आई क्या बात? ये मैंने लिखा है dB। क्या सबको क्लियर हो रहा है? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ढेर सारे लूप्स हैं, तो मैंने किसी भी एक थिकनेस पे जाके कुछ लूप्स को इकट्ठा कंसीडर कर लिया है। dx थिकनेस पे कितने लूप्स हैं, अब इन लूप की वजह से ये इस तरह के लूप होंगे, समझ रहे हो ना, कुछ इस तरह के लूप्स होंगे, और यहाँ पे पॉइंट P है, तो इसकी वजह से पॉइंट P पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं इस एलिमेंट की वजह से। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई फील्ड का फॉर्मूले से। ठीक है ना? अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अपने डायग्राम से हम एक चीज और देख सकते हैं, क्या? टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू है आपके पास r/x, तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू है r cot थीटा, या dx की वैल्यू क्या है, तो वो है r माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दिया बस, दोनों तरफ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो dB हमें क्या मिल गया, अब यहाँ पे देख सकते हो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I n dx। dx की जगह मैं थीटा के टर्म्स में लिख देता हूं, तो वो हमें मिल जाएगा कितना, माइनस साइन आ गया, r कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू आर स्क्वायर। समझ आ रहा है? मैंने सिर्फ dx की वैल्यू पुट की अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं r cot थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2। समझ आएगा सबको? ठीक है ना? ये हमें कितना मिल जाएगा, यहां से आपको मिलेगा dB, ये आ जाएगा माइनस, कॉमन ले लो, म्यू नॉट n I r क्यूब बाई 2, ये कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आपका क्या, ऊपर हमें दिख रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाय, नीचे से भी आप देखो अगर आर स्क्वायर को कॉमन लो, पावर 3/2 है, बाहर निकल के क्या बचेगा, आर क्यूब। फिर हम देख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। बेसिकली आपको क्या मिल गया, कोसेक क्यूब थीटा। इसी को हमें इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, तो देखो एक एंड को जब आपने कनेक्ट किया तो एंगल बना था θ1, और दूसरे एंड को कनेक्ट किया है तो एंगल है θ2। तो इसी के लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा θ1 से लेके θ2 तक। तो यहां से आपको b जो मिलेगा वो आ जाएगा म्यू नॉट n I, गायब हो गया, बाय 2, आर क्यूब तो गायब हो चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, θ1 से लेके θ2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और b का हमें फॉर्मूला मिल जाता है क्या, म्यू नॉट ni/2 कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, मेडिकल वालों के लिए नहीं है ये सिर्फ किन के लिए है, जेई वालों के लिए। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या, म्यू नॉट ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1, जहां θ1 और θ2 क्या है, तो θ1 और θ2 हैं जब आपने सोलेनॉइड के एंड्स को कनेक्ट किया है किससे, पॉइंट P से। ये फॉर्मूला हर समय पे वैलिड है। अगर आपका सोलेनॉइड इस तरह था, आपका पॉइंट P यहां है, और आपने इस तरह से कनेक्ट किया है, ये आपका θ1 है, ठीक है ना, और ये आपका θ2 है, तब भी वैलिड है। और अगर मान लो कि सोलेनॉइड यहीं तक है और आपका पॉइंट P यहां है बाहर, लेकिन है एक्सिस पर ही, तो भी आप क्या देखोगे, एक एंड को मैंने कनेक्ट किया,
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये बना θ1 और फिर दूसरे एंड को कनेक्ट किया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये बना θ2, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो पॉइंट भी कहीं भी हो एक्सिस के ऊपर, सोलेनॉइड के अंदर हो सकता है, सोलेनॉइड के बाहर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। बस आपको क्या याद रखना है, हमें θ1 और θ2 की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो हम मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं सोलेनॉइड के लिए। अब देखो मेडिकल के लिए और मेंस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, उनके लिए हम यूज कर लेते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, अगर आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, ठीक है ना, क्या दे दिया जाएगा उसके लिए, जनरली आपको बोल देंगे कि ये अगर रेडियस थी r और ये लेंथ थी l, तो रेडियस बहुत ही छोटा है लेंथ के कंपैरिजन। आप समझ भी सकते हो अगर रेडियस बहुत छोटा हो जाए लेंथ के कंपैरिजन में, तो सोचो इस एंड को इन्फिनिटी पे अगर मैं पहुंचा दूं तो θ1 लगभग क्या हो जाएगा, 0, और इस एंड को भी इन्फिनिटी पे पहुंचा दूं तो θ2 कितना हो जाएगा, लगभग पाई। तो बस इस फॉर्मूले में मैं क्या रख देता हूं, इस फॉर्मूले में मैं रख देता हूं कि θ1 ये हो जाएगा 0 डिग्री और θ2 ये हो जाएगा पाई। अगर आप इसे पुट करोगे तो b की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, μ0 ni। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड कितनी आ जाती है, μ0 ni आ जाती है। और आप देख सकते हो ये कैसी है, कांस्टेंट है। ये इंडिपेंडेंट है कि पॉइंट P कहां है, ठीक है ना। अगर पॉइंट P आपको बताया गया है इस तरह से कहीं पर भी, और ये सोलेनॉइड कैसा है, इनफाइनाइट है या काफी लार्ज है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, आप देख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और करंट अगर ज्यादा होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। किसी को कोई डाउट? इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है कि हाँ ये तो अंदर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आ चुकी है, लेकिन क्या होगा अगर मैं एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं। तो अगर एट एज की बात की जाए, यानी जहां सोलेनॉइड एंड कर रहा है, तो है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग ही, पर आप अपने जीवन में चलते चलते उसके एक कोने पे पहुंच गए। तो अगर आप यहां पहुंच गए हो तो आप देख सकते हो कि इस एंड को कनेक्ट करने के लिए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, लेकिन दूसरे एंड को कनेक्ट करने के लिए लगभग क्या बन जाएगा, तो वो एंगल लगभग क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। समझ आ रही है बात? इसी की वैल्यूज हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या मिल जाएगा हमें यहां से, b आपको मिल जाएगा μ0 ni/2 cos ऑफ θ2, मैं कह सकता हूं क्या है हमारा 90 डिग्री, माइनस cos ऑफ θ1 जो कि हमारा क्या है 0 डिग्री, ठीक है ना। और b हमें यहां से मिल जाता है क्या, μ0 ni/2। तो एज पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हाफ हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि सोलेनॉइड अगर हमें इनफाइनाइटली लॉन्ग दिया गया है, तो अंदर अगर पूछा जाए उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, b रहेगा μ0 ni, जो कि कांस्टेंट है, जो हमारा एक पर्पस भी था कि हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। लेकिन जस्ट एज पे अगर पूछा जाए तो एज पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, μ0 ni/2, यानी कि उसका हाफ। रीजन ये भी दे दिया जाता है कि अंदर अगर आप किसी लूप को कंसिडर करो इस तरह से, मान लो यहां से करंट बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो इस तरह से बनाता है। तो उसके पास वाला जो लूप होगा वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा होगा वो भी कुछ इस तरह से बना रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी, इनका y कंपोनेंट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इस लूप ने बनाई थी ऊपर की तरफ कुछ नेट फील्ड, इस लूप ने बनाई थी इस पॉइंट पे कुछ नीचे की तरफ, तो y कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है और नेट फील्ड कहां बचती है, x में बचती है, और दोनों की क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन जो एज वाला लूप होगा उसके लिए अगर हम देखें तो राइट वाले पॉइंट्स के लिए तो उसकी फील्ड को कोई ना कोई कंपनसेट कर देगा, y डायरेक्शन वाली, और नेट फील्ड कहां रहेगी, हॉरिजॉन्टल में रहेगी। लेकिन जो लेफ्ट वाली फील्ड होगी उसका कोई कैंसिल करने वाला है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इस लूप के लेफ्ट में तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रह जाती है, कम रह जाती है अगर हम देखें तो, क्योंकि दूसरा लूप उसमें ऐड नहीं कर पा रहा है इस तरह से एक्स डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? इस तरह से याद रख सकते हो। मेनली बस आपको क्या याद रखना है कि सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आती है। यूनिफॉर्म का मतलब भी समझते हो आप, लाइंस के बीच का गैप जो है वो सेम रहना चाहिए। वैल्यू उसकी है उसकी μ0 ni,
एज पे जाके वैल्यू हो जाती है